हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विस्फो। आज हम लोग राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी कि RIMC का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके जीके का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कि जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने ये क्वेश्चन पेपर जून 2017 से लिया है और हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट ऐसे कर करके सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग एक वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता और बहुतों का पेशेंस नहीं रहता है, इसलिए हम लोग इसको पार्ट वाइज ही सॉल्व करेंगे। अभी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले जान लेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि इसके सॉल्व करने के लिए हमें 1 आवर टाइम दिया गया है और मैक्सिमम मार्क्स हमें 75 ही मिलेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास पर क्वेश्चन वैल्यू 1 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलेगा और अगर 75 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको 75 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तभी चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों को पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 89th ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स। मतलब विश्व में एक पिक्चर के लिए बेस्ट अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मूवी है जिसको बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है 89th ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स में। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मूनलाइट, स्टोरी ऑफ योर लाइफ, हिडन फिगर्स और ला ला लैंड। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा मूनलाइट। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसरो यानी कि हमारे भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सफलतापूर्वक सक्सेसफुली कौन सी जगह से 104 सैटेलाइट्स एक ही कोशिश में पहली ही ट्राई में लॉन्च किया है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, चांदीपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद और श्रीहरिकोटा। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक औरंगज़ेब द मैन एंड द मिथ। तो हमें जैसा कि पता है औरंगज़ेब जो थे वो हमारे मुग़ल एम्पायर के एकदम लास्ट सक्सेसफुल रूलर थे। मतलब उनके जो लाइन ऑफ रूलर्स थे वो तो औरंगज़ेब के बाद भी चले थे, 1857 तक चले थे, लेकिन उनका सबसे कामयाब रूलर, मतलब आखिरी सबसे कामयाब रूलर जो थे वो थे औरंगज़ेब। उन्होंने दक्कनी हिंदुस्तान में, साउदर्न इंडिया में बहुत सारे कैंपिंग्स लॉन्च किए थे और मुग़ल एम्पायर को साउदर्न इंडिया में भी एक्सपैंड किया था। तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑड्रे चुस्क, संपत कुमार, एंड्रिच प्लेकोविक और भीमचंद्रनाथ। तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा ऑड्रे चुस्क। ठीक है, तभी चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच इज़ द फर्स्ट डिजिटल स्टेट इन इंडिया। मतलब भारतवर्ष में ऐसे कौन सा स्टेट है जो कि पूरे डिजिटली चल सकता है, मतलब कंप्यूटर के द्वारा चल सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर है, तो हमसे पूछा गया है कि भारतवर्ष में ऐसे कौन सा स्टेट है जो फुल्ली डिजिटल रन कर सकता है, मतलब मोबाइल्स, लैपटॉप इनके द्वारा रन कर सकता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। जिसके लिए आपका सही आंसर होगा केरला। ठीक है, आपका सही आंसर केरला होगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि केरला हमारे इंडिया में सबसे लिटरेट स्टेट है। पूरे भारतवर्ष में केरला सबसे लिटरेट स्टेट है, मतलब वो सबसे शिक्षित स्टेट है। ठीक है, तभी हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हमारा, डैश इज़ द फेमस फॉर इट्स जाइजेंटिक रॉक कट स्टैचू ऑफ बुद्धा। मतलब ऐसा कौन सा जगह है जो अपने बड़े से पत्थर वाले बुद्धा के स्टैचू के लिए फेमस है। जाइजेंटिक रॉक कट स्टैचू का मतलब होता है एक बड़े से पत्थर से कटा हुआ स्टैचू। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, बमियान, बोरोबुदूर और अनुराधापुरम और अंकोर वाट। तो इसमें आपका सही आंसर होगा एकदम से बमियान।
मैं आपको बता दूं कि बमियान आपका अफ़गानिस्तान में सिचुएटेड है। और हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, कंसीडर द पेयर्स केन्स, फ्रांस, डैरोस डेनमार्क और रोला गैरोस नेदरलैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डैरोस दिया गया है वो आपका असल में डैरोस नहीं होगा और वो डेवोस होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? हाँ सही बोला, डेवोस। ठीक है, वो आपका डेवोस होगा। और हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के यह समझ सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा रिलेशनशिप इनमें से सही ठहराता है, कौन सा जो रिलेशन है इन वर्ड्स में, मतलब केन्स ऑफ फ्रांस में, डैरोस और डेनमार्क में, रोला गैरोस और नेदरलैंड्स में कौन से रिलेशन एकदम सही है। तो हम लोग इसको करने के लिए पहले जानना होगा कि केन्स, डेवोस और रोला गैरोस में से इनका रिलेशन क्या है और ये खासियत क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले केन्स का देखेंगे। केन्स एक फ्रांस का सिटी है जहाँ पे फिल्म फेस्टिवल होस्ट होता है और उन फिल्म फेस्टिवल का नाम है केन फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, आपका दूसरे जो ऑप्शन में है डैरोस, उसको डैरोस मत बोलिएगा, उसको डेवोस ही बोलना। ठीक है, डेवोस। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो कि ये ऑप्शन गलत है तो आप उसको ज़रूर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको टैली हो जाएगा कि ये ऑप्शन गलत है या नहीं। ठीक है, तभी डेवोस जो है वो एक इनफॉर्मल नाम है 4-डे कॉन्फ्रेंस समिट के लिए। मतलब हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो सालाना एक 4 दिन का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है जो कि डेवोस में होता है। तो अगर आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो कॉन्फ्रेंस का जो प्लेस है वो पता होगा तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये डेनमार्क गलत है और यहाँ पे डेनमार्क की जगह स्वीडन होना चाहिए था। सही ना? तो ये आपका डेनमार्क एकदम से नहीं होगा। अब देखते हैं कि रोला गैरोस जो है वो क्या है। जो मैं आपको बता दूं कि हम लोग पृथ्वी में, पूरी दुनिया में जो फ्रेंच ओपन जानते हैं, यूरोपियंस उसको रोला गैरोस बोलते हैं। और ये जो रोला गैरोस है वो फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया जाता है, फ्रांस की एक सिटी में, बॉयस दे बुलियन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला ये फ्रांस में ऑर्गेनाइज होता है, फिर ये नेदरलैंड से एकदम गलत हो गया। तो अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो सिर्फ केन्स फ्रांस वाला ऑप्शन ही सही आया है, मतलब पहला ऑप्शन ही सही आया है। इसका आंसर होगा 1 ओनली। तभी चलिए दूसरे में देखते हैं। 7th क्वेश्चन, लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड इज डैश, मतलब विश्व का सबसे बड़ा बे क्या है, कौन सा है? कैम्बेल बे, बे ऑफ बंगाल, महिम बे, पीकॉक बे। तो इनमें से आपका सबसे जो बड़ा बे है वो कौन सा है? तो अभी हम लोग देखेंगे ऑप्शंस। तो बे ऑफ बंगाल आपका ऑप्शन में सबसे सही आंसर है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल हमारे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में वाटर बॉडी है। अभी हम लोग 8 क्वेश्चन में देखेंगे। 8 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि द प्रोसेस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश इज नोन एज डैश। मतलब ऐसी कौन सी पद्धति है, प्रक्रिया है, जिससे पौधे जो होते हैं उनको एक रो छोड़ एक रो में तो बोया जाता है, जिससे कि सॉइल जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसको रेन वॉश से यानी कि सॉइल एरोशन से बचाया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा आपका इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग। तभी चलिए अभी हम लोग 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स इन देयर बॉडी कॉल्ड डैश। मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो लंग्स या किससे ब्रीथ करते हैं? मतलब हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, हम लोग तो लंग से ब्रीथ करते हैं, फेफड़ों से ब्रीथ करते हैं। तो उसी सेम प्रोसेस में कीड़े मकोड़े किससे ब्रीथ करते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर होगा स्पाइरैकल्स। क्योंकि देखिए लंग्स तो ह्यूमन बींग्स का हो गया, एयर सेक्स मतलब एयर थैलिया तो इंसेक्ट्स कभी नहीं होता है, क्योंकि इंसेक्ट देखिए कॉकरोच है तो उनका इतना छोटा होता है बॉडी, तो वो कैसे फिट आएगा? नहीं ना। मशरूमेट आपको पता है कि पौधों में होता है, तो नहीं होता। तो सिर्फ स्पाइरैकल्स ही सही बैठता है, कॉमन सेंस में भी आ जाता है ये एकदम से, सही ना। तभी चलिए अभी हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं।
10वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सेल्यूलस कंपाउंड विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन आवर बॉडीज इज कॉल्ड एज, मतलब ऐसा कौन सा सेल्यूलस कंपाउंड है जिसको हमारा बॉडी अपने एंजाइम्स के थ्रू या फिर एसिड्स के थ्रू ब्रेक नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है फाइबर्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, मतलब रफेज या फिर फाइबर और रफेज आपको मैं बता दूं कि एकदम सेम चीज़ है। तो फाइबर की जगह अगर आपको रफेज दिया जाए तो आप ये मत समझना कि वो अलग चीज़ है, फाइबर और रफेज सेम चीज़ है। फाइबर्स या फिर रफेज, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइबर सबसे सही आंसर ठहराता है। तो आपका सही आंसर होगा फाइबर, सही ना? तो जैसा कि मैंने आपको बोला, फाइबर आपका सबसे सही आंसर है। और अभी हम लोग 11th क्वेश्चन में चलेंगे। प्रोसेस्ड फूड जनरली लैक, मतलब प्रोसेस्ड फूड का मतलब जो खाने डिब्बे में आते हैं, जैसे कि आपका मैगी हो सकता है, आपके जो क्या कहते हैं बिस्किट्स है वो हो सकता है, आपके जो जूस होते हैं, चिप्स होते हैं, वो सब प्रोसेस्ड फूड्स हैं। तो उनमें किस चीज़ की कमी होती है? तो अभी हम लोग फाइबर से ऑप्शंस में विटामिन से, स्टार्च और मिनरल्स है। तो अगर आप स्टार्च सोच रहे हैं कि क्या है, तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट्स का ब्रोकन डाउन कंपोनेंट है, मतलब टूटा हुआ कंपोनेंट है। अगर आप स्टार्च की जो प्रेजेंस है वो डिटेक्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो आप सिंपल सी बात है, आप सिर्फ उस चीज़ का आयोडीन टेस्ट कीजिएगा और देखिएगा कि उसका कलर ब्लूइश ब्लैक हो जाता है या नहीं। और अगर कलर ब्लूइश ब्लैक हो गया तो समझ लीजिएगा कि उसमें स्टार्च है। तो प्रोसेस फूड मतलब देखिए, मैगी बोला मैंने, तो मैगी या फिर अगर आपका जो अलग सी चीज़ है उनमें कभी कभी वेजिटेबल्स भी होता है और मिनरल्स भी होते हैं। तो इसलिए अगर वेजिटेबल्स है और मिनरल्स भी है तो ये दोनों चीज़ें एकदम नहीं होंगे। स्टार्च तो आपको पता ही होगा कि मैगी में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका सिर्फ सही आंसर है फाइबर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। 12th, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोडा, मतलब इंडिया में ऐसे कौन से टेम्पल है जिसको ब्लैक पगोडा नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है सन टेम्पल, कोणार्क, बृहदेश्वरा टेम्पल, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल। देखिए यहाँ पे जयनाथ दिया है लेकिन हिंदी में जगन्नाथ दिया है। हमें पता है कि जयनाथ बोल के कोई भी टेम्पल नहीं है, तो इसलिए वो जगन्नाथ ही होगा। इसलिए मैंने बोला कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़िएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होता है सन टेम्पल, कोणार्क। मैं इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको वो भी बोलूँगा। जो पुराने दिनों में जो नाविक है वो सन टेम्पल कोणार्क जो है, हमारा सन टेम्पल में जो है, उसको एक नेविगेशन पॉइंट पकड़ के चलते थे। तो अगर आप सोच सकते हैं कि सन टेम्पल तो आपका वो समुद्र से 2 किलोमीटर दूर है, फिर वो कैसे नेविगेशन पॉइंट समझ कर चलते थे? मैं आपको बोल दूं कि पुराने दिनों में सन टेम्पल 2 किलोमीटर नहीं, समुद्र से और भी पास था। तो आज के दिनों में जैसे हम लोग ध्रुव तारे या फिर नॉर्थ स्टार को हम लोग नेविगेशन पॉइंट समझते हैं, तो पिछले दिनों में सन टेम्पल वैसा ही था, एक नेविगेशन पॉइंट। तभी चलिए अभी हम लोग 13th क्वेश्चन देखेंगे। 13th क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ डैश, मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब को ध्यान से देखेंगे तो उसमें 2 पतले पतले वायर्स होते हैं। तो पूछा गया कि वो पतले वायर्स किससे बनते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है कॉपर, एल्यूमिनियम, लीड और टंगस्टन। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो टंगस्टन जो है ये आपका सही आंसर ठहराता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब पिघलने का पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा हाई है, 4500 फ़ारेनहाइट्स। आप समझ सकते हैं कितना गर्म होता है 4500 फ़ारेनहाइट्स। 4500 फ़ारेनहाइट या फिर 242.22 सेल्सियस है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं टंगस्टन का। तो समझ सकते हैं कितना लाइफ बढ़ जाता है बल्ब का। तभी चलिए अभी हम लोग 14th क्वेश्चन देखेंगे। 14th क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर के बनने के लिए कम से कम कितना एज होना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका 35 ईयर्स। आपको इसका आंसर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 157 नंबर आर्टिकल में मिल जाएगा। तभी चलिए अभी हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन हमारा है कि द इनर्ट गैस विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग इज डैश, मतलब मतलब नाइट्रोजन की जगह डीप सी डाइवर्स कौन सी गैस को ब्रीदिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है आर्गन, जेनन, हीलियम या फिर क्रिप्टॉन। तब सही आंसर होगा आपका हीलियम।
मैं आपको बता दूं कि हीलियम का वेट बहुत ही कम होता है क्रिप्टन, जेनॉन और आर्गन से कंपेयर करने के समय। तो इसलिए हीलियम को यूज़ किया जाता है क्योंकि उसको कैरी करना बहुत ईजी है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बस दूसरे वीडियो में मिलूँगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस को पाने के लिए। और अगर आपको इस वीडियो का PDF ही चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।